नंदन आभार। मैं मदन राजपुरोहित आपका स्वागत करता हूं M2S स्टडी क्लासेस के इस मंच पर। तो आज हम पढ़ेंगे NCERT क्लास 6 के हिस्ट्री के चैप्टर 2 के बारे में, जो कि आरंभिक काल के बारे में बताया गया। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ दिया गया है कि तुषार की रेल यात्रा। तो तुषार अपने रिश्तेदार की शादी में दिल्ली से चेन्नई जा रहा था। रेल में उसे खिड़की वाली सीट मिल गई, जहाँ से वो बाहर का नज़ारा देखने में मग्न हो गया। तेज़ दौड़ती गाड़ी से उसने देखा कि पेड़ पौधे, घर, खेत खलियान बड़ी तेज़ी से पीछे की ओर छूटते चले जा रहे थे। तभी उसके सासा ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, पता है, लोगों ने मात्र 150 साल पहले रेल से यात्रा करनी शुरू की थी। बस तो इसके कुछ दशक बाद आई। तुषार सोचने लगा कि जब लोगों के पास आने जाने के लिए तेज़ रफ्तार वाली सवारियां नहीं थी, तो क्या वे यात्रा ही नहीं करते थे? क्या वे अपनी सारी ज़िंदगी एक ही जगह पर बिता दिया करते थे? नहीं, ऐसी बात नहीं थी। तो पहले भी ऐसा नहीं था कि रेलवे से पहले लोग यात्राएं नहीं करते थे, पहले भी यात्राएं करते थे। उसके बारे में हम देखते हैं। तो आरंभिक मानव आखिरकार वे उधर उधर क्यों घूमते थे? तो हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। आज हम उन्हें आखेटक या खाद्य संग्रह के नाम से जानते हैं। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता है। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियाँ और चिड़िया पकड़ते थे, फल, मूल, दाने, पौधे, पत्तियाँ, अंडे आदि इकट्ठा करते थे। तो आदि मानव जो होते थे वो इसी से अपना गुजर बसर करते थे। आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक दूसरे जगह पर घूमते रहते थे। ऐसा करने के उनके पास कई कारण थे। अगर बात की जाए पहले कारण की, तो यह था कि अगर वे एक ही जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहते तो आसपास के पौधे, फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे। इसलिए और भोजन की तलाश में उन्हें दूसरी जगह पर जाना पड़ता था। तो ये एक प्रमुख कारण था। वहीं अगर बात की जाए दूसरे कारण की, तो दूसरा कारण ये था कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरण और मवेशी आदि के लिए चारा ढूंढने के लिए भी एक जगह से दूसरी जगह पर जाते थे। वहीं अगर बात की जाए तो जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी इनके पीछे पीछे जाया करते थे। तीसरा कारण ये था कि पेड़ पौधे और फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं, इसलिए लोग अपनी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार इन इलाकों में घूमते होंगे। और चौथा कारण है कि पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधे का जीवित रहना संभव नहीं होता, और पानी झीलों, झरनों तथा नदियों में ही मिलता है। यद्यपि कई नदियों और झीलों का पानी कभी नहीं सूखता, कुछ झीलों और नदियों में पानी बारिश के बाद ही मिल पाता है। इसलिए ऐसी झीलों और नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता होगा। तो ये थे प्रमुख कारण मानव के प्रवास करने के। आगे देखते हैं आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है। तो पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली हैं जिनका निर्माण और उपयोग आखेटक खाद्य संग्रह किया करते थे। ये संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए हो। इनमें से पत्थर के औजार आज भी बचे हैं। इनसे कुछ औजारों का उपयोग तो फल फूल काटने, हड्डियाँ और मांस काटने तथा पेड़ों की साल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। कुछ के साथ हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले और बाण जैसे हथियार भी बनाए जाते थे। कुछ औजारों से लकड़ियाँ काटी जाती थी। वहीं लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोंपड़ियाँ और औजार बनाने के लिए भी किया जा सकता था। ये नीचे चित्र देख सकते हैं। पत्थरों के औजार कुछ इस प्रकार होते थे, जो कि पेड़ की जड़ें आदि खोदने के लिए उपयोग में लिए जाते थे। आगे देखते हैं। तो रहने की जगह निर्धारित करना। तो लाल त्रिकोण वाले स्थान वे पुरातत्व स्थल यहाँ दिया गया है मैप में। ये पुरातत्व स्थल आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये देख सकते हैं यहाँ पर भीमबेट का दिया हुआ है, वहीं कुरनुल गुफाएं। तो ये सब निवास स्थान थे। यानी कि लाल त्रिकोण वाले ये पुरातत्व स्थल जहाँ पर आखेटक खाद्य संग्रह के होने के प्रमाण मिले हैं। इनके अलावा भी कुछ कई स्थान पर आखेटक खाद्य संग्राहक रहते थे। तो ये हमने बताया। आगे देखते हैं। क्योंकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे, इसलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते रहते थे जहाँ से पत्थर मिल सके।
ये देख सकते हैं बड़े पथरीले पर्वत। तो पूरा स्थल किसे कहते हैं इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो पूरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन और इमारतें जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। जैसे ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में वे उन्हें वहीं छोड़ गए। ये ज़मीन के ऊपर, अंदर, कभी कभी समुद्र और नदी के तल में भी पाए जाते हैं। इन पूरा स्थलों के बारे में आपको अगले अध्याय में बताया जाएगा। आग की खोज। तो अब पढ़ते हैं मानव द्वारा आग की खोज कैसे की गई। तो यहाँ राख के अवशेष मिले हैं कुरनुल गुफा में। इसका मतलब ये है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया गया होगा, जैसे कि प्रकाश के लिए, मांस भूनने के लिए और ख़तरनाक जानवरों को दूर आदि भगाने के लिए। नाम और तिथियाँ। हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं पुरातत्वविदों ने उन्हें बड़े बड़े नाम रखे हैं। आरंभिक काल को वे पूरा पाषाण काल कहते हैं। ये दो शब्द पूरा यानी प्राचीन और पाषाण यानी पत्थर से बना है, इसलिए इसे पूरा पाषाण काल कहते हैं। यह नाम पूरा स्थलों से प्राप्त पत्थर के औजारों के महत्व को बताता है। तो पूरा पाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। इस काल को भी 3 भागों में डिवाइड किया गया है: आरंभिक, मध्य एवं उत्तर पूरा पाषाण युग। मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई है। जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण युग भी कहते हैं। इसका समय लगभग 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले माना जाता है। इस काल के पाषाण और आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। इन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा जाता है। प्राय इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगे हंसिया और आरी जैसे औजार मिलते हैं। साथ साथ पूरा पाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान बनाए जाते रहे हैं। अगले युग की शुरुआत लगभग 10,000 साल पहले से होती हैं। इसे नव पाषाण युग कहा जाता है। तो नव पाषाण युग का क्या मतलब होगा, ये हमने कुछ स्थानों के नाम दिए गए हैं, तो वो देखते हैं। बदलती जलवायु के बारे में लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। इससे हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी और गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रह सकते थे। जो लोग इस जानवरों का शिकार करते थे वे भी इनके पीछे आए और इनके खाने पीने की आदतें और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। हो सकता है कि तब लोग इस जानवरों को पकड़कर अपनी ज़रूरत के अनुसार पालन की बात सोचने लगे हो। साथ ही इस काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई। वहीं बात करें खेती और पशुपालन की शुरुआत की, तो इस दौरान उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूँ, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। शायद महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने इस अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया होगा। साथ ही वे ये भी सीखने लगे होंगे कि यहाँ अनाज कहाँ उगते हैं और कब पककर तैयार होते हैं। ऐसा करते करते लोगों ने अनाज को खुद पैदा करना सीख लिया। इस प्रकार धीरे धीरे वे कृषक बन गए होंगे। इसी तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया होगा। सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया था वह कुत्ते का जंगली पूर्वज था। धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय और सूअर जैसे जानवरों को भी अपने घरों के नज़दीक आने को उत्साहित करने लगे। तो ऐसे जानवर झुंड में रहते थे जो ज़्यादातर घास खाते थे। अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा किया करते थे और इस तरह धीरे धीरे वे पशुपालक बन गए होंगे। लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने की बचने की प्रक्रिया का नाम दिया गया है। तो ये आप देख सकते हैं। एक नवीन जीवन शैली। तो तुम किसी पौधे के बीज को बोकर देखो, तुम पाओगे कि इस विकसित होने में कुछ वक्त लगता है। इसमें कुछ दिन, महीने या फिर साल लग सकता है। इसलिए जब लोग पौधे उगाने लगे तो उनकी देखभाल के लिए उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ा था। बीज बोने से लेकर फसलों के पकने तक पौधों की सिंचाई करने, खरपतवार हटाने, जानवरों और सीढ़ियों से उनकी सुरक्षा करने जैसे बहुत से काम शामिल थे। कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभाल कर करना पड़ता था। अनाज को भोजन और बीज दोनों ही रूपों में बचा कर रखना आवश्यक था। इसलिए
लोगों को इसके भंडारण की बात सोचनी पड़ी। तो बहुत से इलाकों में लोगों ने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए, वहीं टोकरियाँ बुनी या फिर ज़मीन में गड्ढा खोदा। इस प्रकार वे भोजन का, अनाज का संग्रहण करने लगे। जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार, जानवर बच्चे देते थे जिससे उनकी संख्या बढ़ती थी। अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उसकी संख्या तो बढ़ती है, साथ ही उनसे दूध भी प्राप्त हो सकता है जो भोजन का एक अच्छा स्रोत है। यही नहीं, जानवरों से हमें मांस भी मिलता है। दूसरे शब्दों में पशुपालन भोजन के भंडारण का एक तरीका है। तो आओ आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में पता करें। तो क्या तुमने कहीं नीले वर्ग दिख रहे होंगे? पता है इनमें से प्रत्येक बिंदु उस जगह को दर्शाता है जहाँ पुरातत्वविदों को शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले हैं। तो स्थायी जीवन की ओर, पुरातत्वविदों को कुछ पुरास्थलों पर झोपड़ियाँ और घरों के निशान मिले हैं, जैसे बुर्ज होम वर्तमान कश्मीर में के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे जिन्हें गर्तवास कहा जाता है। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी, इससे उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती होगी। पुरातत्वविदों को झोंपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगह मिली। ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे। एक गर्तवास का चित्र बनाओ। बहुत सारी जगहों से पत्थर के औजार भी मिले हैं, इनमें से कई ऐसे जो पुरापाषाण युगीन उपकरणों से भिन्न है, इसलिए इन्हें नवपाषाण युग का माना गया है। इनमें से वे औजार भी हैं जिनकी धार को और अधिक पैना करने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी। ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज तथा वनस्पतियों से प्राप्त अन्य चीज़ों को पीसने के लिए किया जाता था। आज हजारों साल बाद भी ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता है। उसी तरह प्राचीन प्रशस्त्र युगीन औजारों का निर्माण और प्रयोग लगातार होता रहा। कुछ औजार हड्डियों से भी बनाए जा सकते थे। तो ये नवपाषाण युग के कुछ उपकरण, ये औजार दिए गए हैं जो आप देख सकते हैं। प्राचीन समय के आकेट खाद्य सामग्री से भोजन उत्पादक तक। आगे देखते हैं तो नवपाषाण युग के पुरा स्थलों से कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं। कभी कभी इन पर अलंकरण भी किया जाता था। बर्तनों का उपयोग चीज़ों को रखने के लिए किया जाता था। धीरे धीरे लोग बर्तनों का उपयोग खाना बनाने के लिए भी करने लगे। चावल, गेहूँ तथा दलहन जैसे अनाज कब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए थे। इसके साथ साथ अब लोग कपड़े भी बुनने लगे थे। इसके लिए कपास जैसे आवश्यक पौधे उगाए जा सकते थे। क्या ये परिवर्तन हर जगह एक साथ ही आ गए होंगे? ऐसी बात नहीं है। एक तरफ जहाँ कई जगहों पर स्त्री पुरुष शिकार और भोजन संग्रह करने का काम करते रहे थे, वहीं अन्य लोगों ने हजारों सालों के दरमियान धीरे धीरे खेती और पशुपालन को अपना लिया। बहुत जगह लोग मौसम के मुताबिक बदल बदल कर अपनी आजीविका चलाया करते थे। मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु सूक्ष्म निरीक्षण। तो ये ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ की स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले जौ गेहूँ उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा। यहाँ विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियाँ मिली हैं। इनमें हिरण तथा सूअर जैसे जंगली जानवरों तथा भेड़ और बकरियों की हड्डियाँ हैं। मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे थे, जिनमें से कुछ संभवतः भंडारण के काम आते होंगे। मृत्यु के बाद सामान्यतः मृतक के सगे संबंधी उसके प्रति सम्मान जताते हैं। लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते थे। मेहरगढ़ में ऐसी कई कब्रें मिली हैं। एक कब्र में तो एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया था। संभवतः इस परलोक में मृतक के लिए खाना भी रखा गया होगा। तो यह आप देख सकते हैं कॉर्नर में मेहरगढ़ के एक घर का चित्र दिया गया है। आगे देखते हैं तो मेहरगढ़ की ये कब्र का भी चित्र आप देख सकते हैं, जहाँ यह बकरी के कंकाल को भी आप ये पहचान सकते हैं। अब देखते हैं फ्रांस में गुफा में कहीं चित्रकारी हो। यह चित्र फ्रांस की एक गुफा का है। इस पूरा स्थल की खोज लगभग 100 साल पहले 4 स्कूली छात्रों ने की थी। इसके तरह लगभग 20,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले के 20 बनाए गए होंगे। इसमें कई जानवरों के चित्र हैं। इसमें जंगली घोड़े, गाय, भैंस, गैंडा, रेंडियर, बारहसिंगा और सूअर को गहरे चमकीले रंगों से चित्रित किया गया है।
इन रंगों को लौह अयस्क और चारकोल जैसे खनिज पदार्थों से बनाया जाता था। ये संभव है कि इन चित्रों के उत्सवों के अवसर पर बनाया जाता था या फिर इन्हें शिकारियों द्वारा शिकार पर निकलने से पहले कुछ अनुष्ठानों के लिए भी बनाया गया होगा। एक नवपाषाणिक पुरा स्थल, तो एटलस में तुर्की ढूंढो। नवपाषाण युग के सबसे प्रसिद्ध पुरा स्थलों में से एक सताल युग तुर्की में है। यहाँ दूर दराज स्थानों से कई चीज़ें लाई जाती हैं तो उनका उपयोग किया जाता था, जैसे सीरिया से लाया गया चकमक पत्थर, लाल सागर की कौड़ियाँ तथा भूमध्य सागर की सीपियाँ। ध्यान रहे कि उस समय तक पहिए वाले वाहन का विकास नहीं हुआ था। लोग सामान खुद या जानवरों को पीठ पर लाद कर ले जाया करते थे। तो आप एटलस में तुर्की को ये जो पूरा स्थल है उसको ढूंढ सकते हैं। तो आज हमने ये इतिहास के पार्ट 2 जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, इससे कई सवाल डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं तो पढ़ा। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा वो कमेंट में ज़रूर बताएं तथा वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, जय हिंद।